गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रुप 15 का जो डिस्कशन है उसमें एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, केमिकल प्रॉपर्टीज में एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन का डिस्कशन किया था। फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन तक का डिस्कशन कंप्लीट है। अब देखो, इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में गिवन है वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। तो अब यहां पे देखो क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। बोल रहा है कि ऑल दीज एलिमेंट्स रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड्स एग्जिबिटिंग -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सारे एलिमेंट जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो ये बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जिनमें इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल बता रहा है, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड। यहाँ पे सोडियम आर्सेनाइड में Na3AsS2 लिखा हुआ है या Na3As लिखा हुआ है? Na3As लिखा हुआ है या Na3AsAs2 है? Na3AS2 लिखा हुआ है ना, तो ये गलत है, Na3As होना चाहिए। भाई आर्सेनिक की वैलेंसी 3 है और सोडियम की वैलेंसी 1 है, तो Na3As होना चाहिए फॉर्मूला, उसको करेक्ट करो, Na3As। इसी तरीके से जिंक एंटीमोनाइड है, जिंक एंटीमोनाइड एंड मैग्नीशियम बिस्मथाइड। अब देखो, मैग्नीशियम बिस्मथाइड में बिस्मथ की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। पीछे आपने पढ़ा था कि बिस्मथ जो है वो रेयरली -3 ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर करता है। तो ऑब्वियसली बिस्मथ जो है जब किसी स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तभी ये ऐसा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, और इसमें बिस्मथ की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगी। ठीक है, तो ये मेटल से रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जिनमें इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -3 होती है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे इसके बाद 2 एग्जाम्पल गिवन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ है, दो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, गिव रीजन। ये अक्सर स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है कि बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, फिर भी ये पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। तो आपको पता है कि ये पेंटाहेलाइड इसलिए नहीं फॉर्म कर पाता क्योंकि इसके वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल नहीं है। ऑक्टेट एक्सपेंशन वही एलिमेंट कर सकता है जिसके वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। इसी तरीके से देखो, अगला क्वेश्चन है, फॉस्फीन हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया, व्हाई? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग में बताया था
आपने पढ़ा होगा 11th में कि अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, फॉस्फीन नहीं कर सकता। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई होगा, तो इसके पीछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल है। फिर देखो ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्या है, व्हाई आर पेंटाहैलाइड्स मोर कोवेलेंट देन ट्राईहैलाइड्स। एक्सप्लेनेशन मिलेगा फजान्स रूल के बेसिस पे। पेंटाहैलाइड्स में जो सेंट्रल एटम है उसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ट्राईहैलाइड में उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में सेंट्रल एटम प्रेजेंट होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा, और पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा होगा तो कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो पेंटाहैलाइड में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल एटम की, इसलिए उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब जैसे देखो बोले व्हाई इज BiS3 द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंगस्ट ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है BiS3? तो इसका जवाब ये है कि बिस्मथ हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड वीक होगा, और बॉन्ड वीक होने की वजह से ये बहुत आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करता है, इसलिए ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बेटा, तो ये एग्जाम्पल और इंटेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। ये दोनों एग्जाम्पल और इंटेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया। देखो एक चीज समझ लेना, स्कूल एग्जाम में जो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन मैंने देखा है कि इंटेक्स्ट क्वेश्चन या जो ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो गिवन होते हैं उन्हीं पे पूछ लिए जाते हैं। अब जरा आगे देखो, आगे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स का डिस्कशन आ रहा है। तो सबसे पहले डाई नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो बोले डाई नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली। कॉमर्शियली मतलब लार्ज स्केल पे अगर आपको नाइट्रोजन बनाना है तो लार्ज स्केल पे इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो बोले डाई नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड कॉमर्शियली by the liquefaction and fractional distillation of air, by liquefaction and fractional distillation of air। ठीक है, लिक्विड डाई नाइट्रोजन जिसका बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन है, डिस्टिल्स आउट फर्स्ट लिविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन। ये नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए जिस कॉमर्शियल मेथड की बात हो रही है इसको लिंडे एंड क्लॉड प्रोसेस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड लिंडे एंड क्लॉड प्रोसेस। लिंडे एंड क्लॉड प्रोसेस। ठीक है, तो लार्ज स्केल पे अगर नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए ये प्रोसेस यूज किया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें जो एयर है एयर को हम कूल करते और कंप्रेस करते, एयर को कंप्रेस करते कूल करते और उसको लिक्विफाई कर लेते। ठीक है, अब आपको पता है कि एयर के मेजर कंपोनेंट्स कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो उसमें से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हमें अलग करना है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए फिर उसका डिस्टिलेशन कराते हैं। अब देखो क्योंकि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है ऑक्सीजन के कंपेयर में, इसलिए नाइट्रोजन पहले डिस्टिल आउट होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है 77.2 केल्विन, तो नाइट्रोजन का डिस्टिलेशन पहले होगा और रेजिड्यू के फॉर्म में आपको ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, तो जब लिक्विफाइड एयर का डिस्टिलेशन कराओगे तो लिक्विफाइड एयर का डिस्टिलेशन के बाद आपको डिस्टिलेट के फॉर्म में नाइट्रोजन और रेजिड्यू के फॉर्म में ऑक्सीजन मिलेगा।
यहाँ पे यूज कर रहे हैं बॉइलिंग लिक्विड एयर, बॉइलिंग लिक्विड एयर। तो डिस्टिलेट के फॉर्म में आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 77.2 केल्विन। और रेजिड्यू के फॉर्म में ऑक्सीजन और दूसरी गैसेस मिलेंगी, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। ठीक है, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट बता रहे हैं 90 केल्विन है इसका बॉइलिंग पॉइंट। तो ये लिंडे एंड क्लॉड प्रोसेस बोला जाता है। लार्ज स्केल पे नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए इस मेथड को यूज करते हैं। अब आगे देखो, बोला इन द लेबोरेटरी में नाइट्रोजन कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। बोला इन द लेबोरेटरी डाई नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड by treating an aqueous solution of ammonium chloride with sodium nitrite. In laboratory, dinitrogen is prepared by treating an aqueous solution of ammonium chloride with sodium nitrite. अब देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइट से रिएक्ट कराया, तो बेसिकली उसके बाद इसको स्लाइटली हीट करते हैं। तो हीट करने पे यहाँ पे नाइट्रोजन H2O और सोडियम क्लोराइड बनता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये तो अमोनियम क्लोराइड को सोडियम, एक तरीके से आप इसको ऐसे समझो, अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स में सोडियम नाइट्राइट, तो पहले बन जाएगा यहाँ पे अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट प्लस NaCl, और फिर अमोनियम नाइट्राइट को हीट कर रहे हैं स्लाइटली, तो हीट करने पे बनता है N2 प्लस H2O, N2 प्लस H2O बनता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट को कंसीडर करें, अगर अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते हैं, तो इसको हीट करने पे नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, इसको हीट करने पे नाइट्रस ऑक्साइड बनता है एंड H2O। अमोनियम नाइट्राइट को हीट करते तो नाइट्रोजन बनता है, अमोनियम नाइट्रेट को हीट करते तो नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक बात समझ लेना बेटा कि अगर अमोनियम आयन के साथ जो एनायन प्रेजेंट है, अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, अगर अमोनियम आयन के साथ ऑक्सीडाइजिंग एनायन प्रेजेंट है, तो हीट करने पे नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। और अगर अमोनियम आयन के साथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, अगर अमोनियम आयन के साथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, तो हीट करने पे अमोनिया प्रोड्यूस होती। ठीक है, आप इस बात को नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लिख लो। इफ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन, if non-oxidizing anion, if non-oxidizing anion such as chloride ion, carbonate ion, sulfate ion, phosphate ion, etc. If non-oxidizing anion such as chloride ion, carbonate ion, sulfate ion, phosphate ion, etc. is present along with ammonium ion, then on heating such salt
ammonia gas is produced. Then on heating such salt, ammonia gas is produced. Then on heating such salt, ammonia gas is produced. ठीक है, तो अगर अमोनियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड को हमने हीट कर दिया, तो इसको हीट करने पे अमोनिया और HCl बन जाएगा। अगर अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट को हीट कर रहे हैं, तो इसको हीट करने पे अमोनिया और H2SO4 बन जाएगा। ठीक है, अमोनिया और H2SO4 का फॉर्मेशन होगा। H2SO4 हीट करने पे फर्दर डिकम्पोज हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर अमोनियम कार्बोनेट है, अमोनियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, तो हीट करने पे अमोनिया और CO2 और H2O बन जाएगा। तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन के साथ अगर अमोनियम आयन प्रेजेंट है, तो ऐसे सॉल्ट को हीट करने पे हमेशा अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे लिखो, लिखो however if ammonium ion is present along with if ammonium ion is present along with oxidizing anion such as nitrite ion, NO2 negative, nitrate ion, perchlorate ion, dichromate ion, permanganate ion, etc. Permanganate ion, etc. Then it undergoes decomposition. Then it undergoes decomposition to give nitrogen or nitrous oxide. Nitrogen or nitrous oxide. Nitrogen or nitrous oxide. नाइट्रोजन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे अमोनियम नाइट्राइट है, हीट किया नाइट्रोजन बना, अमोनियम नाइट्रेट है, हीट किया नाइट्रस ऑक्साइड बना। इसी तरीके से अगर अमोनियम डाइक्रोमेट है, ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी में गिवन है, अमोनियम डाइक्रोमेट है, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट कर रहे हैं, तो अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करने पे यहाँ पे बन जाता है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होता है प्लस Cr2O3। ये आईआईटी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, और एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप समझ ही सकते हो। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन बना, Cr2O3 बना, और उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होगा साथ में। ठीक है, इसके साथ वाटर प्रोड्यूस होगा। तो हाइड्रोजन आप देख लो, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, टोटल 8 हाइड्रोजन है, तो 4H2O। तो अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग गिव्स नाइट्रोजन प्लस Cr2O3 प्लस वाटर। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो सॉल्ट है अमोनियम डाइक्रोमेट, ये ऑरेंज कलर्ड होता है। एक बात समझ लेना, जितने भी डाइक्रोमेट सॉल्ट्स हैं, जितने भी डाइक्रोमेट सॉल्ट्स हैं, सब ऑरेंज कलर्ड होते हैं।
ठीक है, तो ये ऑरेंज कलर्ड है और ये कन्वर्ट होता है Cr2O3 में जो ग्रीन कलर्ड होता है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में कलर चेंज होगा फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन और नाइट्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन के साथ अमोनियम आयन प्रेजेंट है तो हीट करने पे अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, और अगर ऑक्सीडाइजिंग एनायन के साथ अमोनियम आयन प्रेजेंट है तो हीट करने पे नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। हीट करने पे नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? ये वाली इंफॉर्मेशन समझ में आ गई, ऑक्सीडाइजिंग और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन के साथ जो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो देखो ये जो लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन गिवन है, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आगे भी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि स्मॉल अमाउंट्स ऑफ NO एंड HNO3 आर आल्सो फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। Small amount of NO and HNO3 are also formed in this reaction. These impurities can be removed by passing the gas through aqueous sulfuric acid containing potassium dichromate. तो बोल रहा है कि इन impurities को कैसे रिमूव करते हैं? By passing the gas through aqueous sulfuric acid containing potassium dichromate. तो ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो NO को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है, और वो NO भी HNO3 बन जाएगा। बेसिकली यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है NO की वजह से, क्योंकि नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है और नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैसेस कंपाउंड होता है, तो नाइट्रोजन के साथ वो नाइट्रिक ऑक्साइड भी मिक्स हो जाएगा। तो हम उस नाइट्रिक ऑक्साइड को रिमूव करना चाहते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसको पास कर रहे हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से। तो वो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके, ठीक है, वो उसको ये NO2 में कन्वर्ट कर देता है, जो कि फर्दर HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस तरीके से उसका रिमूवल हो जाता है। ये बात समझ में आई बेटा? ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर हम लेबोरेटरी में नाइट्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस प्रोसेस में एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्यों यूज किया जाता है? तो आप बोलोगे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट को जो NO इम्प्योरिटी प्रेजेंट है अलोंग विथ नाइट्रोजन, उसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। ये क्या करेगा, NO को ऑक्सीडाइज करके उसको नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, जो सॉल्युबल है इन द सॉल्यूशन, वो गैस के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा। इसके अलावा अब कुछ और रिएक्शंस गिवन है, कुछ एनसीईआरटी में रिएक्शन गिवन है और कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी बता रहा हूं नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो एक तो ये अमोनियम डाइक्रोमेट वाली रिएक्शन हो गई जिसको अभी मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद देखो, बोल रहा है कि अगर हमें बहुत
प्योर नाइट्रोजन चाहिए, वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, कि इनमें से कौन सी रिएक्शन के थ्रू प्योरेस्ट नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो बेरियम एजाइड को हीट करने पे प्योर नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है, या सोडियम एजाइड को हीट करने पे प्योर नाइट्रोजन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेरियम एजाइड, बेरियम आयन एंड एजाइड आयन, बेरियम आयन ये है, एजाइड आयन ये है, तो जो कंपाउंड होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BaN3 ट्वाइस। अब इसको हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पे क्या होता है, बेरियम अलग हो जाता है सॉलिड फॉर्म में और नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, बेरियम सॉलिड और नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इसी तरीके से सोडियम एजाइड अगर है NaN3, इसको हीट किया तो हीट करने पे सोडियम अलग हो जाएगा और नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो प्योरेस्ट नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए इस मेथड, इनमें से कोई भी एक मेथड को यूज कर सकते हैं। अब आगे देखो, जैसे अगर अमोनिया है, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके भी नाइट्रोजन को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो नेक्स्ट मेथड लिख लो, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अब यहां पे दो कंडीशन है, एक तो ऑक्सीडेशन अगर हम लोअर टेम्परेचर पे करा रहे हैं, और दूसरा ऑक्सीडेशन अगर हम हायर टेम्परेचर पे करा रहे हैं। तो लिख लो ऑक्सीडेशन एट लो टेम्परेचर, ऑक्सीडेशन एट लो टेम्परेचर, ऑक्सीडेशन एट लो टेम्परेचर। तो देखो, अगर अमोनिया को ब्लीचिंग पाउडर के साथ ट्रीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। आप इस बात को लिख लो, व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विथ ब्लीचिंग पाउडर, when ammonia is treated with bleaching powder at low temperature, then nitrogen gas is produced, then nitrogen gas is produced। ये रिएक्शन है 4NH3 प्लस 3Ca OCl ट्वाइस, 4NH3 plus 3CaOCl twice gives 3CaCl2 plus N2, 3CaCl2 plus N2 plus H2O। यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितना है, 12 हाइड्रोजन है, 6H2O, 6H2O। तो इस तरीके से नाइट्रोजन को आप प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है। इसी तरीके से लिख लो, when ammonia is treated with chlorine, when ammonia is treated with chlorine, when ammonia is treated with chlorine, then nitrogen gas is obtained, then nitrogen gas is obtained। यहां पे लिक्वर अमोनिया यानी कि लिक्विफाइड अमोनिया को यूज करते हैं, लिक्वर अमोनिया चाहिए हमें। ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन होगी 8NH3 लिक्विड प्लस 3Cl2 gives 6 ammonium chloride
6 अमोनियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन गैस, ये रिएक्शन होती है बेटा। 8 NH3 liquid plus 3 Cl2 gas gives 6 ammonium chloride solid plus नाइट्रोजन गैस। तो इस तरीके से नाइट्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लिख लो। इफ एक्सेस ऑफ क्लोरीन, if excess of chlorine is used in this reaction, if excess of chlorine is used in this reaction, if excess of chlorine is used in this reaction, then nitrogen trichloride, then nitrogen trichloride is obtained, then nitrogen trichloride is obtained according to the following reaction, according to the following reaction। अगर अमोनिया को एक्सेस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा रहे तो यहां पे NCl3 बन जाता है, NCl3, और उसके साथ बनता है HCl। ठीक है, NCl3 और HCl का फॉर्मेशन होता है, और ये NCl3 एक एक्सप्लोसिव लिक्विड है, आप इस बात को नोट कर लो, लिख लो। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इज एन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड इज एन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम क्लोरीन को एक्सेस में यूज करें फिर तो NCl3 बन जाता है। ठीक, अगर क्लोरीन को एक्सेस में यूज करें तो NCl3 बन जाता है, और अगर अमोनिया को आप एक्सेस में या अमोनिया और क्लोरीन को स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में रिएक्ट कराओ फिर नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब बात आती है, ये तो लो टेम्परेचर पे जो रिएक्शन होती है। अब आप लिखो रिएक्शन एट हायर टेम्परेचर या फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एट हायर टेम्परेचर। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एट हायर टेम्परेचर। तो इसमें लिखो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एट हायर टेम्परेचर में लिखो, bypassing ammonia, bypassing ammonia over heated cupric oxide, bypassing ammonia over heated cupric oxide, bypassing ammonia over heated cupric oxide। तो देखो, जैसे अमोनिया है और अमोनिया को क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट कर रहे हैं, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करने पे क्या होगा, नाइट्रोजन गैस बन जाती है, कॉपर प्रोड्यूस होगा एंड वाटर वेपर। अगर अमोनिया को हीटेड क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं, हॉट CuO के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो इस तरीके से अमोनिया डिकम्पोज होकर के नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से लिखो, लिखो बाय हीटिंग,
by heating urea with a nitrite in presence of dilute H2SO4. By heating urea with a nitrite in presence of dilute H2SO4. अब देखो यहां पे क्या होता है, यूरिया यानी कि NH2CO NH2, इसके साथ यूज कर रहे हैं सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट को यूज कर रहे हैं और इसके साथ है H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, इनको हीट कर रहे हैं। तो हीट करने पे क्या होता है, हीट करने पे बनता है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, सोडियम सल्फेट बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है। ठीक है, H2O का फॉर्मेशन होता है, 3H2O एंड CO2, वहां पे जो कार्बन है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन होगी, यूरिया सोडियम नाइट्राइट डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट किया, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है इसको, यूरिया को, किसमें, नाइट्रोजन में। मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इसी तरीके से एक और मेथड है, हायर टेम्परेचर पे जो रिएक्शन हो रही है, लिख लो। बाईपासिंग नाइट्रिक एसिड वेपर्स, HNO3 वेपर्स, बाईपासिंग HNO3 वेपर्स थ्रू रेड हॉट कॉपर, bypassing HNO3 vapors through red hot copper, bypassing HNO3 vapors through red hot copper। तो अब जैसे देखो, अगर नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड को कॉपर के साथ हीट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें से कुछ रिएक्शन आपको आगे देखने को मिलेंगी एनसीईआरटी में, बट क्योंकि नाइट्रोजन इन रिएक्शंस में प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए मैं इन सबको यहीं पे डिस्कस कर रहा हूं। तो 2HNO3 प्लस 5 कॉपर, अब कॉपर की प्रेजेंस में अगर हम इसको हीट करते हैं, तो हीट करने पे यहां पे बन जाता है 5CuO, 5CuO प्लस नाइट्रोजन, 5CuO प्लस नाइट्रोजन प्लस H2O। तो इस तरीके से यहां पे नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। एक तरीका और है नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करने का, वो है प्रोड्यूसर गैस से हम नाइट्रोजन बनाते हैं। प्रोड्यूसर गैस बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली वहां पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको रिमूव करना है। तो उसको अगर हम रिमूव कर दे तो हमें नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। तो आप लिख लो एक और मेथड, प्रिपरेशन फ्रॉम प्रोड्यूसर गैस, प्रिपरेशन फ्रॉम प्रोड्यूसर गैस, प्रिपरेशन फ्रॉम प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस क्या है, प्रोड्यूसर गैस है CO प्लस N2, CO प्लस N2, इस मिक्सचर को प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस। अब हमने क्या किया, इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। ठीक है,
क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ इसको हीट करते हैं। तो अगर हम इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो हीट करने पे क्या होता है, जो CO है वो ऑक्सीडाइज होकर के CO2 बन जाता है। CO यहाँ पे CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रोजन एज इट इज प्रेजेंट होगा एंड कॉपर। अब देखो गैसियस फॉर्म में ये दोनों प्रेजेंट है। अब इसमें से हम CO2 को रिमूव करना चाहते हैं, तो आपको पता है CO2 एसिडिक गैस है, इसलिए अगर पोटास सोल्यूशन से हम इसको पास कर दें तो क्या होगा, CO2 को वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस गैसियस मिक्सचर को, ये जो गैसियस मिक्सचर है इसको पोटास सोल्यूशन से पास करते हैं, इसको पोटास सोल्यूशन से पास करते हैं। तो इसमें जो CO2 है वो तो बन जाता है K2CO3। जब हम इसको पोटास सोल्यूशन से पास करते हैं तो जो CO2 है वो K2CO3 बन जाता है और नाइट्रोजन गैस आपको प्योर फॉर्म में मिलेगी। तो प्रोड्यूसर गैस से नाइट्रोजन को अलग करने के लिए ये पूरा मेथड यूज होता है। बस यही जो एक्स्ट्रा रिएक्शंस है बेटा, यही आपको ये इन्हीं से डिफरेंस क्रिएट होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में जो डिफरेंस क्रिएट होगा वो इन्हीं एक्स्ट्रा रिएक्शंस से क्रिएट होगा, तो ये आपको अलग से करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, नाइट्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद इसकी मतलब नाइट्रोजन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक तरीके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने डिस्कस किया है। अब इसके बाद अगला डिस्कशन गिवन है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में देखो, बोले डाइनाइट्रोजन इज अ कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। क्या है ये? कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस है। ना इसका कोई कलर है, ना इसका कोई ओडर है, ना इसका कोई टेस्ट है, ठीक है, और ये पॉइजनस गैस नहीं होती। ठीक, यहां पे एक बात और नोट कर सकते हो, इट इज नाइदर कंबस्टिबल, इट इज नाइदर कंबस्टिबल, इट इज नाइदर कंबस्टिबल, it is neither combustible nor support the combustion, nor support the combustion। ना तो खुद कंबस्टिबल है और ना ही कंबस्शन को सपोर्ट करता है। ठीक है, आगे देखो, बोले नाइट्रोजन एटम हैज टू स्टेबल आइसोटोप्स। नाइट्रोजन एटम हैज टू स्टेबल आइसोटोप्स, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। It has a very low solubility in water, 23.2 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर ऑफ वाटर। अब ये 23.2 सेंटीमीटर क्यूब ये लिक्विड फॉर्म में वॉल्यूम नहीं है, ये गैसियस वॉल्यूम है। 23.2 मिलीलीटर नाइट्रोजन गैस, ठीक है, वो 1 लीटर वाटर में 273 केल्विन और 1 बार प्रेशर पे डिसॉल्व होता है। एंड लो फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अभी आपने देखा 77.2 केल्विन है, 77.2 केल्विन। तो फ्रीजिंग पॉइंट तो और भी कम होगा। अब आगे देखो, डाई नाइट्रोजन इज रेदर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। Dinitrogen is rather inert at room temperature because of the high bond enthalpy of nitrogen nitrogen triple bond। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे केमिकली इनर्ट होता है। रिएक्टिविटी हाउएवर इंक्रीजेस रैपिडली विथ राइज इन टेम्परेचर, बट हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, क्योंकि फिर वो जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है उसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
Reactivity, however, increases rapidly with rise in temperature. At higher temperature, it directly combines with some metals to form predominantly ionic nitrides. क्या बोला जा रहा है? बोला at higher temperature, it directly combines with some metals. Higher temperature पे ये कुछ मेटल से डायरेक्टली कंबाइन करके आयनिक नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है. एंड विथ नॉन मेटल्स कोवेलेंट नाइट्राइड, मेटल्स के साथ कंबाइन करके आयनिक नाइट्राइड बनाता है और नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करके कोवेलेंट नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है. अ फ्यू टिपिकल रिएक्शंस आर, जैसे देखो अगर हम इसको लिथियम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो लिथियम नाइट्राइड बन गया, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बन गया. ऐसे ही एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बन जाएगा. ठीक है. अगर आप इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कराओगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा. अगर आप इसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कराओगे तो ये अमोनिया बन जाएगा. तो इस तरीके से आप देखो, तो अब अमोनिया क्या है? अमोनिया कोवेलेंट नाइट्राइड है. नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? कोवेलेंट नाइट्राइड है. लेकिन मेटल के साथ जो नाइट्राइड बना वो क्या है? आयनिक नाइट्राइड. जो आयनिक नाइट्राइड है अगर आप उनको हाइड्रोलाइज कर दो तो आयनिक नाइट्राइड के हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाता है? अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो जाती है. ये रिएक्शन आपने पहले देखा है. जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड है, अगर मैग्नीशियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहां पे प्रोड्यूस होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया. ये रिएक्शन होगी. तो जो आयनिक नाइट्राइड है अगर आप उनकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है. ठीक है. आयनिक नाइट्राइड अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू गिव अमोनिया गैस. अब देखो आगे कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. जैसे बोल रहे हैं कि अगर नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया जाए तो अमोनिया प्रोड्यूस होती है. इस प्रोसेस को बोलते हैं हैबर प्रोसेस. आपने पहले भी पढ़ा होगा. इट कंबाइंस विथ हाइड्रोजन एट अबाउट 773 केल्विन. साथ में प्रेशर भी लिख लेना, 200 एटमॉस्फेयर एंड 773 केल्विन. It combines with hydrogen at about 200 atmosphere and 773 Kelvin in presence of a catalyst to form ammonia. In presence of a catalyst to form ammonia. ठीक है. तो यहां पे जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं वो आयरन और मोलिब्डेनम है. आयरन और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट को यूज करते हैं. तो ये रिएक्शन होगी N2 गैस प्लस 3H2 गैस. ठीक है. यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन है. ये आयरन और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट को यूज करते हैं और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 773 केल्विन यानी कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. तो इस पे अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है. इस प्रोसेस को बोलते हैं हैबर प्रोसेस. आगे इसका डिटेल भी गिवन है. ठीक है. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. इसकी एंथैल्पी बता रहे हैं -46.1 किलो जूल पर मोल. -46.1 किलो जूल पर मोल. अब आगे देखो बोल रहा है कि डाई नाइट्रोजन कंबाइंस विथ डाई ऑक्सीजन ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर अबाउट 2000 केल्विन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड. ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मेशन रिएक्शन है इसको
बर्कलैंड आइड प्रोसेस बोलते हैं। थोड़ा सा इसका डिटेल लिख लो, बर्कलैंड आइड प्रोसेस। ये नेम आपको याद रखना है, नेम पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बर्कलैंड आइड प्रोसेस। देखो इसका डिटेल, व्हेन एयर free from carbon dioxide and moisture, when air free from carbon dioxide and moisture is passed through an electric arc, at 2000 Kelvin, then nitric oxide is obtained. तो अब यहां पे देखो, एयर को यूज कर रहे हैं, तो एयर में क्या है? एयर में है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और उसके अलावा CO2 है, मॉइस्चर है और दूसरी गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसमें से CO2 को हटा देते हैं और मॉइस्चर को हटा देते हैं। CO2 और मॉइस्चर को पहले हमें रिमूव करना है, और फिर उसके बाद इसको इलेक्ट्रिक आर्क से पास करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क 2000 केल्विन टेम्परेचर। तो यहां से बन जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बर्कलैंड आइड प्रोसेस। अब जरा आगे देखो बेटा, इसके बाद फिर इन्होंने इसके यूजेस बताए हुए हैं, बट मैं आपको कुछ और केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ और रिएक्शंस नाइट्रोजन की यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, जिसमें से कुछ इंफॉर्मेशन आपने ऑलरेडी पहले देखा है। जैसे बॉक्साइट की, जब हम बॉक्साइट ओर का कंसंट्रेशन करते हैं, तो बॉक्साइट ओर के कंसंट्रेशन के लिए ये रिएक्शन जो है यूज होती है। बॉक्साइट ओर के कंसंट्रेशन के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस यूज होते हैं, याद है? बॉक्साइट ओर के कंसंट्रेशन के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस को यूज करते हैं? सरपेक्स प्रोसेस है, बेयर्स प्रोसेस है, हॉल्स प्रोसेस है। ठीक है, बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस एंड सरपेक्स प्रोसेस। तो अब यहां पे देखो, Al2O3 को कंसिडर किया, Al2O3, इसके साथ है कोक, प्लस नाइट्रोजन, 1273 केल्विन, 1273 केल्विन टेम्परेचर को यूज कर रहे हैं। तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बन जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। एल्युमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मेशन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। बाद में इस एल्युमिनियम नाइट्राइड को जब हाइड्रोलाइज करते हैं, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया प्रोड्यूस हो जाती है। फिर वो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका कैल्साइनेशन कराते हैं,
तो वहां से एनहाइड्रस Al2O3 मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर अगर नाइट्रोजन को कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्ट कराएं, अगर नाइट्रोजन को कैल्शियम कार्बाइड से रिएक्ट कराते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अगर नाइट्रोजन को कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो CaNCN का फॉर्मेशन होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कैल्शियम साइनामाइड बोलते हैं। कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन, ये जो है ये मिक्सचर, ये नाइट्रोलिम के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोलिम, नाइट्रोलिम, जो कि फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज होता है। नाइट्रोलिम यूज्ड एज फर्टिलाइजर, ये लिख लेना। नाइट्रोलिम यूज्ड एज फर्टिलाइजर, यूज्ड एज फर्टिलाइजर। अब देखो होता क्या है, इसमें ये जो कैल्शियम साइनामाइड है ये धीरे धीरे करके नाइट्रोजन रिलीज करता है सॉइल के अंदर। ठीक है, ये मॉइस्चर से कंबाइन करके, मॉइस्चर तो प्रेजेंट है वहां पे सॉइल में, तो उस मॉइस्चर से कंबाइन करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है और अमोनिया प्रोड्यूस होती है। ठीक है, नाइट्रोलिम ये स्लोली हाइड्रोलाइज होता है मॉइस्चर से और अमोनिया प्रोड्यूस होती। इसी तरीके से अगर बेरियम कार्बाइड है, बेरियम कार्बाइड को नाइट्रोजन से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो यहां पे ऐसा कंपाउंड नाइट्रोलिम जैसा कंपाउंड नहीं बनता है, बल्कि यहां पे बेरियम साइनाइड बन जाता है, BaCN ट्वाइस बन जाता है अगर हम बेरियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर एसिटिलीन है हमारे पास, एसिटिलीन, एसिटिलीन को नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रिक आर्क से पास करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क से पास करते हैं, तो यहां पे बन जाता है साइनोजेन। साइनोजेन का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, इसको बोलते हैं साइनोजेन। तो ये नाइट्रोजन की कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब इसके बाद जरा देखो एनसीईआरटी में इसके यूजेस गिवन है, यूजेस। अब यूजेस क्या है देखो, बोले द मेन यूज ऑफ डाई नाइट्रोजन is in the manufacture of ammonia. The main use of dinitrogen is in the manufacture of ammonia and other industrial chemicals containing nitrogen. For example, calcium cyanamide. देखो नाम तो given है एनसीईआरटी में, इसकी बात कर रहे हैं। कैल्शियम साइनामाइड कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन मेथड भी आपको पता चल गया, और इसके क्या यूजेस हैं वो भी बता दिया कि ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज होता है। कैल्शियम साइनामाइड, it also finds use where an inert atmosphere is required, क्योंकि इसमें जो इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होगा। तो अगर कहीं पे इनर्ट एनवायरनमेंट की जरूरत है तो वहां पे हम नाइट्रोजन गैस को यूज कर सकते हैं। It also finds use where an inert atmosphere is required, for example in iron and steel industry,
इनर्ट डाइल्यूएंट फॉर रिएक्टिव केमिकल्स, और इसको हम डाइल्यूएंट, इनर्ट डाइल्यूएंट के फॉर्म में यूज करते हैं फॉर इंडस्ट्रियल केमिकल्स, फॉर रिएक्टिव केमिकल्स। लिक्विड डाइनाइट्रोजन इज यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट के फॉर्म में भी ये यूज होता है टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल्स, फूड आइटम्स एंड इन क्रायो सर्जरी। ठीक है, तो वहां भी लिक्विड नाइट्रोजन को यूज किया जाता है, तो ये बहुत लो टेम्परेचर पे एज अ रेफ्रिजरेंट यूज होता है, ये भी इसका एक एप्लीकेशन है। आप जरा आगे देखो बेटा, एक एग्जांपल गिवन है, राइट द रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड। बताया था अभी, जब बेरियम एजाइड वाली रिएक्शन बताया था, साथ में सोडियम एजाइड वाली रिएक्शन भी बताया था। 2NaN3 on heating gives 2 sodium plus 3 nitrogen gas. इन टेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि व्हाई इज नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ इट्स हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बिकॉज ऑफ इट्स हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इट इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, आप देखो अगला कंपाउंड है अमोनिया। अमोनिया, सबसे पहले अमोनिया के बारे में आप एक इंफॉर्मेशन नोट कर लो, इसका कॉमर्शियल नेम है एजीन। कॉमर्शियली इट इज नोन एज एजीन, AZANE। और ये नेम जो अमोनिया को मिल रहा है वो उसी पैटर्न पे मिल रहा है जैसे CH4 है, तो CH4 के लिए मेथेन बोल रहे हैं। ठीक है, CH4 को मेथेन बोल रहे हैं। अगर SiH4 है तो SiH4 को साइलेन बोलते हैं। उसी पैटर्न पे अमोनिया को, ठीक है, अमोनिया को एजेन बोला जाता है। एजा, ये जो है मतलब ये नेम जो है वो नाइट्रोजन के लिए यूज किया जाता है, तो नाइट्रोजन का हाइड्राइड है ये, इसलिए इसको एजेन बोल रहे हैं। अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं, अमोनिया इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज इन एयर एंड सॉइल। Ammonia is present in small quantities in air and soil where it is formed by the decay of nitrogenous organic matter, for example यूरिया। तो सॉइल के अंदर यूरिया यूज करते हैं नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के फॉर्म में, उस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को डिके करा करके अमोनिया प्रोड्यूस होती है। उसी तरीके से जैसे ये देखो, ये फर्टिलाइजर्स नाइट्रोलिम यूज किया जाता है, तो ये भी हाइड्रोलाइज होकर के अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। तो अमोनिया इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज इन एयर एंड सॉइल वेयर इट इज फाउंड बाय द डिके ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर, फॉर एग्जांपल यूरिया। अब यहाँ पे पूरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता रहे हैं कि सबसे पहले यूरिया हाइड्रोलाइज हुआ, तो उसकी हाइड्रोलिसिस से बन गया अमोनियम कार्बोनेट, और फिर अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा। अब देखो अमोनियम आयन के साथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, तो ये डिकम्पोज होकर के अमोनिया गैस प्रोड्यूस करता है। तो अमोनियम कार्बोनेट ये डिकम्पोज होकर के अमोनिया H2O और CO2 का फॉर्मेशन करता है। अब आगे देखो बेटा, on a small scale ammonia is obtained from ammonium salts which decompose when treated with caustic soda or lime। अगर स्मॉल स्केल पे अमोनिया को प्रोड्यूस करना है तो कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, बोल रहे हैं अमोनियम सॉल्ट को एल्कैली के साथ रिएक्ट करा करके, अमोनियम सॉल्ट को एल्कैली के साथ रिएक्ट करा करके अमोनिया को प्रोड्यूस कर सकते हैं।
तो एक बार फिर से देखो, ऑन अ स्मॉल स्केल अमोनिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट which decompose when treated with caustic soda और lime। तो जैसे आप देख रहे हो कि अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया जा रहा है। भाई अमोनियम सॉल्ट जितने भी ना सब एसिडिक सॉल्ट होते हैं। तो एसिडिक सॉल्ट है तो वो बेस से रिएक्ट करके अमोनिया गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो 2 अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स 2 अमोनिया प्लस 2 H2O प्लस CaCl2। इसी तरीके से अमोनियम सल्फेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉयल किया तो अमोनिया गैस H2O एंड सोडियम सल्फेट बन जाता है। बोले ऑन अ लार्ज स्केल अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड on a large scale ammonia is manufactured by Haber's process। ठीक है, अगर लार्ज स्केल पे मतलब इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो हैबर प्रोसेस के थ्रू होता है। ध्यान देना, नेचुरल प्रोडक्शन कैसे हुआ? यूरिया के डिकम्पोजिशन से। नेचुरली कैसे ये प्रोड्यूस हुआ? यूरिया के डिकम्पोजिशन से। ठीक है, लेबोरेटरी में हम इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, मतलब स्मॉल स्केल पे इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं? अमोनियम सॉल्ट को एल्काली के साथ ट्रीट करके। और लार्ज स्केल पे ये कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय हैबर प्रोसेस। तो ऑन अ लार्ज स्केल अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस में आपने देखा कि यहाँ पे 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आयरन और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट को यूज करते हैं। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसकी इंथैल्पी कितनी है? -46.1 किलोजूल पर मोल। बोले इन अकॉर्डेंस विथ ली-चाटेलियस प्रिंसिपल हाई प्रेशर वुड फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो ली-चाटेलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर गैसियस मोल डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, गैसियस मोल जिधर डिक्रीज कर रहे होंगे उधर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। इसलिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम अमोनिया की तरफ शिफ्ट होगा हाई प्रेशर पे। The optimum condition for the production of ammonia are a pressure of 200 into 10 power 5 Pascal, about 200 atmosphere, a temperature of nearly 700 Kelvin, and the use of a catalyst such as iron oxide with a small amount of K2O and Al2O3 to increase the rate of attainment of equilibrium. The flow chart for the production of ammonia is shown in figure 7.1. Earlier, iron was used as a catalyst with molybdenum as a promoter. पहले क्या यूज किया जाता था? पहले आयरन कैटलिस्ट को यूज किया जाता था, मोलिब्डेनम प्रमोटर था। ठीक है, ये ओल्ड कैटलिस्ट है। और मॉडर्न कैटलिस्ट क्या है? यहाँ पे मॉडर्न कैटलिस्ट है आयरन ऑक्साइड और उसके साथ स्मॉल अमाउंट में K2O एंड Al2O3। तो दोनों इंफॉर्मेशन आपको लिखनी चाहिए। ठीक है, ओल्ड कैटलिस्ट है आयरन कैटलिस्ट along with मोलिब्डेनम जो प्रमोटर है, और मॉडर्न कैटलिस्ट है आयरन ऑक्साइड और उसके साथ K2O एंड Al2O3। अच्छा, एक बात बेटा और इंपॉर्टेंट है कि जैसे देखो अमोनिया की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। अमोनिया की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, सफोकेटिंग स्मेल होती है, बहुत तीखी स्मेल होती है। मतलब तीखी का मतलब आप वो चिली मत समझ लेना, मतलब एक ऐसी स्मेल है जहां पे आप ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। तो उसको अमोनिया लाइक स्मेल ही बोलते हैं। तो अब जैसे अगर आपके पास कोई अमोनियम सॉल्ट है और आप कंफर्म करना चाहते हो कि वो अमोनियम सॉल्ट है, तो आप क्या करोगे? उसको हाइड्रोलाइज कर दो, उसको एल्काली के साथ ट्रीट कर दो। अगर कोई अमोनियम सॉल्ट की प्रेजेंस को आपको कंफर्म करना है तो आप उसको एल्काली के साथ ट्रीट कर दो। एल्काली के साथ ट्रीट करने पे अगर अमोनिया लाइक स्मेल प्रोड्यूस हुई तो कंफर्म है वो अमोनियम सॉल्ट।
ठीक है, एल्कैली के साथ ट्रीट करने पे अगर अमोनिया लाइक स्मेल प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब कंफर्म है वो अमोनियम सॉल्ट है। तो इस तरीके से आप अमोनियम सॉल्ट की प्रेजेंस को कंफर्म कर सकते हो। आप चाहो तो इसको लिख लो, लिख लो। टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम सॉल्ट, to confirm the presence of ammonium salt, to confirm the presence of ammonium salt, it is treated, it is treated with alkali, it is treated with alkali. If during the process, if during the process ammonia like smell, if during the process ammonia like smell is produced, if during the process if ammonia like smell is produced, then it confirms, then it confirms the presence of ammonium salt, then it confirms the presence of ammonium salt. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आपको और बता दूं कि ये एनालिटिकल टेस्ट सारे अमोनियम सॉल्ट के साथ ऑब्जर्व होगा, चाहे उसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एनायन है या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन। अमोनियम सॉल्ट के साथ ऑक्सीडाइजिंग एनायन है या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी भी अमोनियम सॉल्ट की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए इस एनालिटिकल टेस्ट को यूज करते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। अमोनियम सॉल्ट की प्रेजेंस को कैसे कंफर्म किया जाएगा, ये समझ में आया? ठीक है, अब देखो यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि अगर अमोनिया के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है, अगर अमोनिया के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है, मतलब एक तरीके से मॉइस्ट अमोनिया है, उसको आप ड्राई अमोनिया में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए स्पेसिफिक ड्राइंग एजेंट को ही यूज किया जाता है। आप इस बात को नोट कर लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लिख लो। फॉर ड्राइंग अमोनिया, फॉर ड्राइंग अमोनिया, फॉर ड्राइंग अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, phosphorus pentoxide and concentrated H2SO4, calcium chloride, phosphorus pentoxide and concentrated H2SO4 can never be used. Calcium chloride, phosphorus pentoxide and concentrated H2SO4 can never be used because they reacts with ammonia, because they reacts with ammonia. ठीक है, इसलिए इनको कभी यूज नहीं करेंगे। अब जैसे देखो, अगर कैल्शियम क्लोराइड है, वैसे तो ये एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट या ड्राइंग एजेंट होता है, लेकिन अमोनिया को ड्राई करने के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि ये अमोनिया के साथ कंबाइन करके एडक्ट बना लेता है, ये अमोनिया के साथ कंबाइन करके एडक्ट फॉर्मेशन कर लेता है, तो इसलिए अमोनिया यहां से फ्री नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर P2O5 को कंसीडर कर रहे हैं, तो P2O5 अमोनिया के साथ, मॉइस्चर वहां पे है ही, मॉइस्ट अमोनिया को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये कंबाइन करके अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर लेता है, अमोनियम फॉस्फेट। अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा।
तो इस वजह से P2O5 को भी हम एज अ ड्राइंग एजेंट नहीं यूज कर सकते। अब H2SO4 के साथ तो आप समझ ही सकते हो कि वो एसिडिक कंपाउंड है और अमोनिया बेसिक गैस है, तो सीधे रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो H2SO4 combines with ammonia to give ammonium sulfate, to give ammonium sulfate। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जब इनको यूज नहीं कर सकते तो यूज किसको कर सकते हैं? ठीक है, तो अगर हमें मॉइस्ट अमोनिया को ड्राई अमोनिया में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम कौन सा ड्राइंग एजेंट यूज करेंगे? तो बोलते हैं क्विक लाइम सुटेबल होता है मॉइस्ट अमोनिया को ड्राई अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिख लो। in order in order to convert in order to convert moist ammonia in order to convert moist ammonia in dry ammonia in order to convert moist ammonia into dry ammonia, quick lime क्या होता है? एनहाइड्रस कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम is used, क्विक लाइम is used। तो इसको यूज किया जाता है अमोनिया को ड्राई करने के लिए। ठीक है बेटा, अब जरा आगे देखो। यहाँ पे एक बात और, नेक्स्ट पेज पे पूरा डायग्राम बना हुआ है, एक तरीके से फ्लो चार्ट है अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग का, मतलब हैबर प्रोसेस का फ्लो चार्ट गिवन। अगर आप इस फ्लो चार्ट को देखो तो इसमें यहाँ पे गिवन है कि 2 इनलेट है, एक से हाइड्रोजन को एंटर करा रहा है, दूसरे से नाइट्रोजन को एंटर करा रहा है, और फिर ये दोनों गैसेस को एक कंप्रेसर से पास किया। वो कंप्रेसर जो है प्रेशर इंक्रीज करके 20 मेगा पास्कल यानी कि 200 एटमॉस्फेयर पे पहुंचा देते हैं। और अब ये कंप्रेस्ड गैसेस जिनका प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर है, इनको हम एक कैटालिटिक कन्वर्टर से यानी कि रिएक्टर से पास कर रहे हैं, जिसके अंदर कैटलिस्ट प्रेजेंट है आयरन ऑक्साइड Al2O3 एंड K2O, इनका मिक्सचर प्रेजेंट है। और यहाँ पे टेम्परेचर हम मेंटेन कर रहे हैं लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 700 केल्विन यहाँ पे गिवन है। तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इस अमोनिया को कंडेंस कर लिया, ये अमोनिया को हमने कंडेंस कर लिया। तो अमोनिया तो कंडेंस हो जाएगी, बट उसके अंदर जो अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो वहां से उसकी रिसाइकलिंग करते हैं। ठीक है, उसको फिर से प्रेशर मेंटेन करते हुए हम उसको इसी कैटालिटिक कन्वर्टर से पास करते हैं, जिससे कि अमोनिया की यील्ड को मैक्सिमाइज किया जा सके। यही पूरा प्रोसेस है। तो ये डायग्राम का डिटेल समझ में आ गया? ये जो पूरा फ्लो चार्ट गिवन है ये समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको कि ये स्कूल एग्जाम में, मतलब बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये फ्लो चार्ट जो है ना ये आपको पता होना चाहिए। अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा प्रोसेस गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये आपको पता होना चाहिए। हैबर प्रोसेस का पूरा फ्लो चार्ट आपको पता होना चाहिए। अब आप देखो आगे, अमोनिया की प्रॉपर्टीज गिवन है, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया को देखते हैं। तो यहां पे बोल रहा है कि अमोनिया इज अ कलरलेस गैस
ammonia is a colorless gas with a pungent odor. Ammonia is a colorless gas with a pungent odor. Its freezing and boiling points are 198.4 and 239.7 Kelvin. जो इसके इस ग्रुप के जो हाइड्राइड्स हैं, उन हाइड्राइड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होना चाहिए, मतलब जो है अगर हम ये वॉन डर वाल फोर्सेस के बेसिस पे देखें तो उसके कंपेयर में ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, और इसके पीछे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिस्पॉन्सिबल होती है. तो अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विथ अ पंजेंट ओडर, जो सफोकेटिंग ओडर की मैं बात कर रहा था. ठीक है, पंजेंट ओडर होती है, मतलब ऐसी स्मेल होती है जिसमें आपको घुटन सी महसूस हो, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. तो अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विथ अ पंजेंट ओडर. Its freezing and boiling points are 198.4 and 239.7 Kelvin respectively. In the solid and liquid state, it is associated through hydrogen bonds as in case of water, and that accounts for its higher melting and boiling point. जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, वो रिस्पॉन्सिबल है इनके हायर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए. द अमोनिया मॉलिक्यूल इज ट्रायगोनल पिरामिडल, ये इसका शेप है, with the nitrogen atom at the apex. It has 3 bond pair and 1 lone pair of electrons as shown in the structure. Ammonia gas is highly soluble in water. Ammonia gas is highly soluble in water. Its aqueous solution is weakly basic due to the formation of hydroxyl ion. तो अमोनिया का जो aqueous solution है वो वीकली बेसिक है. एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वाटर में ये डिसॉल्व होकर के हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है, इसलिए ये बेसिक गैस है और वीक बेस की तरह बिहेव करता है क्योंकि लो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन मेंटेन होता है. ठीक है, अब आगे देखो, ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो गई. आगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया गया है. केमिकल प्रॉपर्टीज. अच्छा, आप लोगों को पी ब्लॉक की बुकलेट मिली है क्या? पी ब्लॉक की बुकलेट मिली है बेटा? ये 2 आंसर कैसे आ रहे हैं? अरे आपने ऐप पे देखा क्या? ऐप पे बुकलेट को अपलोड किया गया है. ठीक है, तो मैं जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपको बता रहा हूं वो इंफॉर्मेशन बुकलेट में गिवन है, बट थोड़ी ज्यादा इंफॉर्मेशन है बुकलेट में, तो उसको मुझे कट करना है. ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ सकते. एनसीईआरटी से मैंने बोला कि एनसीईआरटी में जो इंफॉर्मेशन है उससे 20% एक्स्ट्रा, उससे ज्यादा नहीं. तो कुछ इंफॉर्मेशन बुकलेट में एक्स्ट्रा गिवन है ये केमिकल प्रॉपर्टीज के डिस्कशन में, तो मैं बुकलेट की ही इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कोट कर रहा हूं. देखो, पहले तो एनसीईआरटी में ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट्स विथ एसिड्स. इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट्स विथ एसिड्स क्योंकि ये ल्यूइस बेस और ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह बिहेव करता है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर सकता है. It forms ammonium salts with acids, for example ammonium chloride, ammonium sulfate, etc. As a weak base, it precipitates the hydroxides of many metals from their salt solution. For example, ये given है. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटा. ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता रहे हैं ये सॉल्ट एनालिसिस में यूज होती है. ये इंफॉर्मेशन सॉल्ट एनालिसिस, जिसको क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं,
वहां पे ये इंफॉर्मेशन यूज होती है। तो बोल रहे हैं एज अ वीक बेस इट प्रेसिपिटेट्स द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेनी मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। और ये जो बात यहां पे बताई जा रही है, ग्रुप 3 सॉल्ट, ग्रुप 3 सॉल्ट जो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं, उनके प्रेसिपिटेशन के लिए ये यूज होता है। ग्रुप 3 सॉल्ट आप यहां पे लिख सकते हो, प्रेसिपिटेशन ऑफ ग्रुप 3 सॉल्ट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ अमोनिया। Precipitation of group 3 salt can be done with the help of ammonia. So as a weak base it precipitates the hydroxides of many metals from their salt solution. अमोनिया को सोल्यूशन में जब आप ऐड करोगे तो ऑब्वियसली अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन सोल्यूशन में मेंटेन करेगा। तो वो मेटल आयन जिनका हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सॉल्युबल है उनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। वो मेटल आयन जिनका हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सॉल्युबल है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। तो ग्रुप 3 आयंस, ग्रुप 3 मेटल आयंस जो है, ध्यान देना मैं अभी जो बात कर रहा हूं वो बेसिकली आयन दो टाइप के होते हैं, एसिड रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। अगर हम आयंस की बात करें तो उनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, एसिड रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। एसिड रेडिकल का मतलब वो आयन जो एसिड से डिराइव्ड है। बेसिक रेडिकल का मतलब वो आयन जो बेस से डिराइव्ड है। अगर एक आयन एसिड से डिराइव्ड है तो वो एसिड रेडिकल है, जैसे एसिटेट आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, फॉस्फेट आयन, क्लोराइड आयन, ये सब एसिड रेडिकल बोले जाएंगे। एनायन को एसिड रेडिकल बोला जाता है क्योंकि हर एसिड H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है और साथ में एनायन प्रोड्यूस करता है, तो एनायन को एसिड रेडिकल बोलते हैं। और कैटायन हमेशा बेस से आता है इसलिए उसको बेसिक रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, तो कैटायन इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल एंड एनायन इज कॉल्ड एसिड रेडिकल। तो ये जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं, बेसिक रेडिकल को हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं। टोटल 6 ग्रुप है, टोटल 6 ग्रुप है। ठीक है, बेसिक रेडिकल को 6 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। उसमें जो थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल्स हैं उनके प्रेसिपिटेशन के लिए ये अमोनिया को यूज किया जाता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ये अभी मैंने जो एक ओवरव्यू आपको दिया है सॉल्ट एनालिसिस का, वो समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, एनायन को क्या बोलते हैं? एसिड रेडिकल। कैटायन को क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल को कितने ग्रुप में डिवाइड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ सॉल्ट एनालिसिस? ध्यान देना, ये ग्रुप वो पीरियोडिक टेबल वाला ग्रुप नहीं है। सॉल्ट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक रेडिकल को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। उसमें से जो ग्रुप 3 बेसिक रेडिकल्स हैं उनका प्रेसिपिटेशन हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में होता है, वो भी तब जब सॉल्यूशन में लो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन हो। अगर आप हाई हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन करोगे तो और भी कैटायन प्रेसिपिटेट आउट हो सकते हैं, लेकिन लो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन की प्रेजेंस में जो कैटायन प्रेसिपिटेट आउट होते हैं उनको ग्रुप 3 रेडिकल बोलते हैं। तो अब देखो, इट प्रेसिपिटेट्स द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेनी मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, जैसे फेरिक आयन है, फेरिक सॉल्ट है, फेरिक सॉल्ट प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, वैसे उसको यहां पे लिखा हुआ हाइड्रेटेड ऑक्साइड के फॉर्म में। तो FeCl3 plus NH4OH gives Fe2O3 dot XS2O जो ब्राउन कलर्ड प्रेसिपिटेट होता है, प्लस अमोनियम क्लोराइड। इसी तरीके से जिंक 2 पॉजिटिव है, ZnSO4 plus 2NH4OH equals gives ZnOH twice, व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ये प्रोड्यूस होता है।
प्लस अमोनियम सल्फेट। अब देखो इसी तरीके से कुछ और इंफॉर्मेशन भी है। ये दोनों रिएक्शन तो एनसीईआरटी में गिवन है, जिंक सल्फेट और ये फेरिक क्लोराइड वाली रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है। अब कुछ इंफॉर्मेशन मैं बुकलेट में गिवन है उसको डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। जैसे देखो निकिल क्लोराइड है, निकिल क्लोराइड निकिल क्लोराइड इसको ट्रीट कर रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो यहां पे होता क्या है, यहां पे निकिल हाइड्रोक्साइड बन जाता है NiOH ट्वाइस प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब ये जो निकिल हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बना है, ये प्रेसिपिटेट ग्रीन कलर्ड प्रेसिपिटेट होता है, ग्रीन कलर्ड प्रेसिपिटेट है ये, ठीक है। अगर क्रोमियम क्लोराइड है CrCl3, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, तो यहां पे CrOH थ्राइस प्रेसिपिटेट आउट होता है प्लस अमोनियम क्लोराइड, CrOH थ्राइस प्लस अमोनियम क्लोराइड, ये भी ग्रीन प्रेसिपिटेट होता है बेटा। एक बात याद रखना, क्रोमियम 3 पॉजिटिव के जो कंपाउंड्स होते हैं सब ग्रीन कलर्ड होते हैं, इसीलिए अभी Cr2O3 के बारे में मैंने बताया था, वो ग्रीन कलर्ड होता है, ठीक है। अगर क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसके जो भी कंपाउंड्स है वो ग्रीन कलर्ड कंपाउंड होते हैं। इसी तरीके से अगर कोबाल्ट क्लोराइड है COCl2, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके ये कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड बनाता है प्रेसिपिटेट, और उसके साथ अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो प्रेसिपिटेट है ये पिंक कलर्ड प्रेसिपिटेट होता है, पिंक कलर होता है इसका। अब यहां पे देखो बेटा, ये जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए हैं, इन प्रेसिपिटेट को कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे। जैसे इन दोनों में ग्रीन कलर आ रहा है, तो आप यहां पे बोल रहे हैं कि जो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड है CrOH थ्राइस, ठीक है, CrOH थ्राइस इज पार्शियली सॉल्युबल इन एक्सेस अमोनिया। इसके बारे में आप लिख लो, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड CrOH थ्राइस is partially soluble in excess ammonia. CrOH thrice is partially soluble in excess ammonia. अब क्यों partially soluble हो जाता है? बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है एक्सेस अमोनिया की प्रेजेंस में, और उसकी वजह से ये पार्शियली डिसॉल्व हो जाता है। CrOH thrice is partially soluble in excess ammonia, whereas nickel hydroxide and cobalt hydroxide whereas nickel hydroxide and cobalt hydroxide whereas nickel hydroxide and cobalt hydroxide are completely soluble, whereas nickel hydroxide and cobalt hydroxide are completely soluble in excess ammonia, whereas nickel hydroxide and cobalt hydroxide are completely soluble in excess ammonia, ठीक है। तो क्या है डिफरेंस, अगर इन दोनों को स्पेशली आपको डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि दोनों का प्रेसिपिटेट ग्रीन कलर्ड है इसलिए कंफ्यूजन है। इन दोनों का प्रेसिपिटेट का कलर क्या है, ग्रीन है, तो अब इनको डिस्टिंग्विश करना है, तो बोल रहे हैं एक्सेस अमोनिया को पास करो। तो एक्सेस अमोनिया को पास करने पे जो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए
वो निकल सॉल्ट है, वहां पे निकल सॉल्ट रहा होगा। और अगर वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता, पार्शियली डिसॉल्व होता है, तो वो क्रोमियम सॉल्ट रहा होगा। समझ में आया कि नहीं भाई? जब दोनों के प्रेसिपिटेट का कलर सेम है तो फिर तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि कौन सा प्रेसिपिटेट, कौन सा मेटल आयन उसके अंदर प्रेजेंट है प्रेसिपिटेट के अंदर। तो ये क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, एक्सेस अमोनिया से पास करते हैं। तो ये वाला जो प्रेसिपिटेट है ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है एक्सेस अमोनिया में, जबकि ये पार्शियली डिसॉल्व होता है। तो इस तरीके से आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये समझ में आया या नहीं? इसी तरीके से अगर आप अमोनिया के यूजेस की बात करते हो, तो अमोनिया जो है वो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है। अमोनिया, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर होने की वजह से एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है, और इस वजह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो कुछ इंफॉर्मेशन अमोनिया के रिगार्डिंग और है, इनको मैं बुकलेट से डिस्कस करूंगा। आप सभी लोग जो है कल की क्लास में बुकलेट को अरेंज करना। ठीक है, आपके सामने बुकलेट ओपन होनी चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको ऑब्वियसली जो है वो अलग कर देंगे, तो जिससे आपका फोकस जो है सिर्फ जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसी पे रहे। ठीक है, तो अभी मुझे अमोनिया की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, उसके अलावा अमोनिया का एनालिटिकल टेस्ट डिस्कस करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ठीक है, तो अब इसको कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। कल आपका टेस्ट भी होना है, तो 7:30 टू 8:30 आपका टेस्ट होगा, और फिर उसके बाद क्लास होगी। ओके बेटा।